चलेगा। तो इवोल्यूशन में हम बेसिकली सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं, तो इवोल्यूशन होता क्या है। तो इवोल्यूशन का अगर नॉर्मल मीनिंग निकालें तो हम कहते हैं टू अनफोल्ड समथिंग, ठीक है, या समय के साथ आने वाले जो पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म हर एक पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि उस भी बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट सर्टेन वेरिएशन आती जाती हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। देखो, अगर वो वेरिएशंस नहीं आएंगी टाइम के साथ में तो वो ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मीन बाय इवोल्यूशन हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट वो है कि जहां पर हम ये कहने वाले हैं एग्जैक्टली में कि सर्टेन चीजों की अनफोल्डिंग हो रही है। अनफोल्डिंग से हम ये चीज समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली में एक ऑर्गेनिज्म जो पहले आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट में रहता था, जब आपके पास एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट थी, समय के साथ में वो एनवायरमेंटल कंडीशन भी डिफर होती जाएंगी, तो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी में समय के साथ में ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने लायक हो सके या वहां पर सरवाइव कर सके। तो इवोल्यूशन है आपके पास टाइम लेडन जो चेंजेस आते हैं, समय के साथ आने वाले चेंजेस को हम एग्जैक्टली में इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन हमारे पास में शुरुआती हमारे पास जो हर चीज हमें दिखाई पड़ेगी, तो सबसे पहले लाइफ ही ओरिजिनेट हुई होगी। तो हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज थी। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आई थी जिसने बताया कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से एग्जैक्टली में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। धीरे धीरे करके बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास में अवेलेबल हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमें बताती हैं। तो वो एंशिएंट थ्योरी सबसे पहले थी हमारे पास थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। स्पेशल क्रिएशन में हमारे पास में ये कहा गया कि देयर इज अ सर्टेन सुप्रीम पावर है, बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है जो एग्जैक्टली में लाइफ की ओरिजिन करवाने में हेल्पफुल है। जैसे एक बहुत कॉमन बता दिया गया कि गॉड इज पर्टिकुलरली हेल्पिंग इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। सुप्रीम पावर है गॉड, जिसको हम मानते हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलरली ओरिजिन ऑफ लाइफ में एग्जैक्टली में रोल प्ले किया है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूवन एविडेंस है नहीं जो ये बताए कि एग्जैक्टली में कोई स्पेशल पावर है जिससे डायरेक्टली आपके पास ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद में जो सेकंड थ्योरी आई, जो शुरुआत में हमने मान ली थी, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। देखो, वर्ड पे सब पे ध्यान दीजिएगा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब हुआ अकस्मात ही आपके पास में लाइफ ओरिजिनेट हो गई, ठीक है। सेकंड आपके पास है ए बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस का मतलब हुआ लिविंग थिंग से आपके पास में जनरेशन हो रहा। ए का मतलब हुआ लिविंग थिंग से जनरेट नहीं हुई, तो आपके पास नॉन लिविंग थिंग से बोलता है लाइफ ओरिजिनेट की है। तीसरा वर्ड यहां पर लिखा है ऑटोजेनेसिस। ऑटोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि शेल्फ ही अपने आप ही एग्जैक्टली में लाइफ जो है ओरिजिनेट कर गई। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। ए बायोजेनेसिस को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था वॉन हेलमोंट ने। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ही क्लेम्ड फॉर्मेशन ऑफ माइस इन 21 डेज इफ अ स्वीट सोक्ड डर्टी शर्ट इज केप्ट इन बीट वार्म। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा वेग आपके पास थ्योरी थी जो एग्जैक्टली में कभी पूरी तरह से प्रूवन हो ही नहीं पाई कि एग्जैक्टली में स्पॉन्टेनियसली जनरेशन किसी चीज की होती है। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स है, हम कोई स्पॉन्टेनियसली तो अराइज होते नहीं है, तो हम कैसे मान लें एग्जैक्टली में कि लाइफ जो है वो आपके पास स्पॉन्टेनियसली अराइज होकर आती है या नॉन लिविंग आपके पास थिंग से सडनली स्पॉन्टेनियसली आपके पास जनरेट हो जाती है। तो आपके पास ये थ्योरी भी वॉन हेलमोंट की बाद में जाकर डिस्कार्ड हो गई क्योंकि ये भी प्रूवन हमारे पास कोई एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे कर बहुत सारी और थ्योरीज आई। जैसे आपके पास कॉस्मोजोइक थ्योरी थी, उसके बाद कॉस्मिक पेंस्पर्मिया थ्योरी आई, उसके बाद थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ आई, जो हमारे पास में सारी की सारी धीरे धीरे कर डिस्कार्ड हो गई। और हमारे पास जो अभी आज की डेट में हम जिन थ्योरीज को डील करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल हमारे को प्ले करती हुई दिखाई पड़ती हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन के दौरान में, वो है हमारे पास पहली थ्योरी जो आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने इस पर्टिकुलर ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। तो देखो, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया हमें हार्वे एंड हक्सले ने। ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स के ऊपर, हार्वे एंड हक्सले, हक्सले और हक्सले नहीं बोल देना, ठीक है। हार्वे और हक्सले ने आपको थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में हमें बताया और उन्होंने क्या बोला, ओमनिस वीवम एक्स ओवो और वीवो। ध्यान दीजिए वर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ओमनिस वीवम एक्स ओवो और वीवो, ठीक है जी।
एक आप ओमने सेलुले ई सेलुले भी पढ़ते हैं, ठीक है, रॉबर्ट बर्चाउ का जो प्रिंसिपल था, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। हार्वे और हक्सले ने बोला ओमनिस वीवम एक्स ओवो और वीवो, क्या लिखा हुआ है, न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बहुत सिंपल सी चीज है, नई लाइफ का ओरिजिन जो है या नए ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन तभी हो सकता है जब पहले से आपके पास लाइफ ओरिजिनेट अर्थ पर हो चुकी हो। इससे आपके पास ये चीज समझ आती है कि एग्जैक्टली में थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कहीं पर भी एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती है कि हम ये कहें कि नॉन लिविंग मैटर से हमारे पास लिविंग मैटर तैयार हो जाएगा, तो ये चीज हमारे को प्रूवन थी ही नहीं। लेकिन हार्वे और हक्सले ने हमें ये बोला कि न्यू ऑर्गेनिज्म हमेशा ओरिजिनेट अर्थ पर तभी करेंगे जब पहले प्री एग्जिस्टिंग लाइफ हमारे पास में अवेलेबल हो। ये क्लियर हो गया जी। अब देखिएगा, इस थ्योरी से हमें ये तो पता लग गया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी वो आपके पास डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे होता है। अब देखो, इस बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए और आपके पास ए बायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट को आपके पास डिसअप्रूव करने के लिए एग्जैक्टली में 3 साइंटिस्ट ने काम किया। नाम था आपके पास फ्रांसिस्को रेड्डी, उसके बाद आपके पास आते हैं लोरेंजो स्प्लांज़नी, और उसके बाद थर्ड आपके पास आते हैं दैट इज लुइस पास्चर। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों साइंटिस्ट ने अलग 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 ईयर के अंदर अलग अलग कंट्रीज में काम किया, ठीक है। अब आपके पास तीनों के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली हमें यह पता लगा था कि एग्जैक्टली में जो लाइफ है वो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट करती है। लेकिन मोस्ट वैलिड एक्सपेरिमेंट जो माना जाता है आज की डेट में वो है आपके पास थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नाम क्या लिखा है जी, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट है। अब जरा देखिए क्या लिखा है। पास्चर जो है वो आपके पास में पॉपुलर है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज और जर्म थ्योरी के लिए, जिसने हमारे को ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। ये हमारे को पता होना चाहिए। अब देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, देखो ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास में नॉर्मली। अब जरा देखना, ये आपके पास एक फ्लास्क है, ठीक है जी। अब फ्लास्क में बेसिकली उसने आपके पास में स्टरलाइज्ड सॉल्यूशन डाला हुआ है, स्टरलाइज्ड सॉल्यूशन डाला हुआ है। स्टरलाइज्ड सॉल्यूशन में आपके पास ये जो नेक दिख रही है इस फ्लास्क की, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट आपके पास जो नेक है, यहां से आपके पास एयर जो है वो एंटर कर सकती है। अब एयर के अंदर आपके पास सर्टेन जर्म्स भी होते हैं, वो भी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी एंटर कर सकते हैं। अब होगा क्या, थोड़े समय के बाद में उसको इस पर्टिकुलरली वाटर के सरफेस के ऊपर जो है वो इंग्रेडिएंट्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या चीज थी, अब ये जो पर्टिकुलर आपके पास ये जो स्टरलाइज्ड सूप था या स्टरलाइज आपके पास वाटर था, इसमें उसने पर्टिकुलर शुगर और ईस्ट का कंटेंट जो था वो डाला हुआ था और उसकी बॉइलिंग की हुई थी। तो बॉइलिंग करने पर चीज स्टरलाइज हो जाती है। अब इसका मतलब है शुगर और ईस्ट जो है वो भी टोटली इसके अंदर स्टरलाइज है। लेकिन जब एयर आपके पास इस पर्टिकुलर नेक के थ्रू आपके पास इस फ्लास्क में एंटर कर रही थी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वहां पर उसने देखी। लेकिन जब पर्टिकुलर उसने फ्लास्क की नेक को टिल्ट कर दिया, फ्लास्क की नेक को उसने टिल्ट कर दिया, तो आपके पास फिर से उसने सेम फंडामेंटल फॉलो किया कि वो जो आपके पास ईस्ट और शुगर का सॉल्यूशन था उसको बॉईल किया था। और बॉईल करने के बाद में अब क्योंकि नेक जो है वो आपके पास टिल्टेड हो गई है, तो एग्जैक्टली में एयर जो है वो आपके पास एंट्रैप हो जाएगी इसी कर्व्ड वाले पोर्शन के अंदर। मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सिर्फ इसी पर्टिकुलर पार्ट तक दिखाई पड़ेगी और इस वाले सॉल्यूशन में आपको वो वाले पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक तरह से ये जो आपके पास कर्व्ड नेक का पोर्शन है ये एक तरह से फिल्टर अपरेटस की तरह वर्क कर रहा है और आपके पास वो पर्टिकुलर आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर इस फ्लास्क के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब इस चीज को हम यहां पर भी पढ़ लेते हैं फिर से। देखिए, ही प्रिपेयर्ड स्टरलाइज्ड सूप या सिरप of sugar and yeast by boiling them in a flask. He took 2 flasks, one of broken neck and another of curved neck. Curved neck के लिए उसने बोला स्वान। स्वान तो देखे होंगे, उनकी नेक जो है बेसिकली कुछ इसी तरह की होती है, स्वान नेक। No life appeared in swan neck flask because germ-laden dust particle in the air were entrapped by the curved neck, which serve as filter, while in broken neck फ्लास्क कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर डेवलप्ड, जो मैंने अभी अभी आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी अभी एक्सप्लेन किया था। तो ध्यान दीजिएगा वही चीजों के बारे में इसने यहां पर बताया। ध्यान दीजिएगा, लुइस पास्चर ने ही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज या जर्म थ्योरी को हमें बताया था। तो ये क्लियरली आपको याद होना चाहिए। अब चलिएगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, उसके बाद में
इस थ्योरी से थोड़ा आगे निकलकर हम चले और हमने एक और थ्योरी के बारे में बताया जिसका नाम था मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत सारी थ्योरीज एग्जैक्टली में उससे प्रीवियसली आई थी, उन सभी थ्योरी का एक थोड़ा थोड़ा कुछ एक पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स को उठाया और मिक्सचर बनाकर हमें बताया कि एग्जैक्टली में लाइफ ओरिजिनेट किस तरह से हुई होगी। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ओपरेन और हार्डेन थ्योरी कही जाती है। और इस मॉडर्न आपके पास थ्योरी को नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको ऐसा क्यों कहा, बोलता है लाइफ का ओरिजिन जो है वो आपके पास में सर्टेन केमिकल इंटरेक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। सर्टेन मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शंस हुई, उन रिएक्शंस होने के बाद में सर्टेन मॉलिक्यूल्स पैदा हुए और उन मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशंस की वजह से धीरे धीरे कर लाइफ ओरिजिनेट होती गई। तो ध्यान दीजिएगा ओपरेन और हार्डेन ने अपनी बुक जिसका नाम आपके पास में ओरिजिन ऑफ लाइफ था उसके अंदर इसके पर्टिकुलरली जो भी चीजें हुई उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी। अब देखिएगा उसने एक्सप्लेनेशन में पहली क्या चीज लिखी थी, पहले ये चीज लिखी जिस दौरान में लाइफ ओरिजिनेट हुई उस समय आपके पास में जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था। पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा थी उस समय कि उस समय एग्जैक्टली में लाइफ का ओरिजिनेट होना एक तरह से असंभव था। अगर आज की डेट में उसी चीज को एनालाइज करें तो आज की डेट में अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा नहीं है कंपैरिजन टू जिस समय आपके पास लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी। दूसरी कंडीशन, आज की डेट में आपको जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, इसीलिए आप एग्जैक्टली में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो उस समय फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। अब फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी इसका मतलब सारी की सारी ऑक्सीजन जो थी वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो चुकी थी जो एक सर्टेन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जरूरी थी। इसका मतलब उस समय का जो एटमॉस्फेयर रहा होगा वो रिड्यूसिंग टाइप का था। रिड्यूसिंग टाइप का मतलब ऑक्सीजन फ्री नहीं है और आज की डेट में एग्जैक्टली में ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ आपके पास एटमॉस्फेयर है क्योंकि फ्री ऑक्सीजन आपको अवेलेबल है। ये भी क्लियर हो गई। अब उस समय जो आपके पास एग्जैक्टली में सर्टेन एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनके बीच में अगर कोई रिएक्शन होने की कैपेबिलिटी के लिए कोई स्टिमुलस की जरूरत थी तो उस समय तो एग्जैक्टली में सिर्फ एक ही चीज स्टिमुलस बिहेव करती थी, वो थी थंडरिंग, बिजली का कड़कना। और बिजली के कड़कने के भी आपके पास थ्रू ही एग्जैक्टली में उन सर्टेन मॉलिक्यूल या एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हो सकता था जो एग्जैक्टली उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अवेलेबल थे। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू ओपरेन और हार्डेन क्या हुआ कि आपके पास शुरुआत में जो एग्जैक्टली में आपको मॉलिक्यूल अवेलेबल थे वो फ्री एटम्स थे। तो फ्री फॉर्म में आपके पास जो अवेलेबल पार्ट पड़ा हुआ था वो था सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल थी। अब हुआ क्या, उस समय आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, थंडरिंग हो रही थी, तो हुआ क्या इन मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो गई। उस समय इन मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो गई और जैसे रिएक्शन हुई तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई जो आपके पास हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड थे। ध्यान दीजिए फिर से मैंने जो सारी चीजें लिखी हैं आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में एलिमेंट जो अवेलेबल थे फ्री फॉर्म के अंदर वो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन थे। ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है ही नहीं इसलिए यहां पर ऑक्सीजन नहीं लिखी है क्योंकि रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। अब फ्री एटम के बीच में रिएक्शन हुई क्योंकि थंडरिंग उस समय बहुत कॉमन होती थी, तो थंडरिंग एज एन स्टिमुलस थी कि इन सभी पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में वो रिएक्शन करा सकती थी। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसकी वजह से फॉर्म हुए जो आपके हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आपके पास इन सर्टेन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होना शुरू हो गई। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में जब रिएक्शन हुई तो आपके पास सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ध्यान दीजिएगा कौन से वाले, पहले इनऑर्गेनिक आते हैं फिर ऑर्गेनिक आते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए जब आपके पास देखिए जैसे यहां पर मीथेन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो शुगर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होती हुई दिखी।
जब मीथेन वाटर और अमोनिया के साथ कंबाइन करती हुई दिखी तो आपके पास अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होती हुई दिखी। जब अमोनिया वाटर, अमोनिया और आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड के बीच में रिएक्शन होता हुआ दिखा तो नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म हुए जो प्यूरिन और पायरिमिडिन से। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से आपके पास सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शुरुआती लाइफ में या ओरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान में आपको दिखाई पड़ते थे। तो मोस्ट कॉमन है आपके पास शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखिएगा, इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में फिर रिएक्शन हुई। अब क्या होगा जी, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये आपके पास बनकर आए हैं, इनके बीच में रिएक्शन होगी और क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे बहुत कॉमनली आपके पास शुगर है और आपके पास शुगर्स मिलना शुरू हो जाती है, मोनोसेक्राइड मिलना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे, तो क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड बनते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपके पास कंबाइन करेंगे तो फैट बनती है। अमाइनो एसिड कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं। नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट कंबाइन करते हैं तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस होती है। अब ध्यान दीजिए, बहुत कुछ चीजें आपके पास धीरे धीरे कर जो लाइफ की जरूरत की हैं वो सारी की सारी बनना शुरू हो गई हैं, चाहे वो पॉलीसेक्राइड हो, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लियोटाइड हो, न्यूक्लिक एसिड हो, सारी चीज आपको अभी बनती हुई दिख रही है। अब बहुत सिंपल सी चीज देखिएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपके पास कोएजरवेट्स या माइक्रोस्फेयर की फॉर्मेशन हुई। अब आपके पास ये कोएजरवेट या माइक्रोस्फेयर होते क्या, जरा ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। अब इसकी जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखो कई बुक्स के अंदर कोएजरवेट और इओबायोन्स और माइक्रोस्फेयर को एक ही कैटेगरी लिखी हुई है और वहां पर एक ही डेफिनेशन लिखी है, लेकिन दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। जरा ध्यान दीजिएगा, इओबायोन्स को क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड दैट इज कंट्रोल्ड कोएजरवेट्स होते हैं। अब कंट्रोल्ड कोएजरवेट्स का मतलब क्या होता है, इनके पास में, इओबॉन्ड्स के पास में जो कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ और डिवीजन होती है वो कंट्रोल्ड टाइप की होती है। मीन बाय कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में एग्जैक्टली में डिवाइड करना है या डिवाइड नहीं करना है, ये एग्जैक्टली में इओबायोन्स को पता था। लेकिन जो कोएजरवेट या माइक्रोस्फेयर थे वो शुरुआती आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल के एग्रीगेट की वजह से बने थे जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं थी और ये सिर्फ प्रोटीनियस पार्टिकल थे। तो एग्जैक्टली में इनको ये मालूम नहीं था कि कितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में एग्जैक्टली में डिवाइड करना है, कितनी ग्रोथ करनी है, ये सभी चीजें जो थी वो एग्जैक्टली में यहां पर रिस्ट्रिक्टिव थी। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोएजरवेट, माइक्रोस्फेयर और इओबायोंट पूरी तरह से सिमिलर नहीं होते हैं। कोएजरवेट और माइक्रोस्फेयर और इओबायोंट के अंदर आपके पास में अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इओबायोंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल्ड कोएजरवेट्स होते हैं। अब देखिएगा, इओबायोंट से बाद में जाकर फर्स्ट प्रिमिटिव सेल आपके पास बना। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल की खासियत क्या है, लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट्स with enzyme controlled metabolism and nucleic acid regulation without the organized nucleus। तो देखिएगा बहुत सिंपल सी चीज। अब हुआ क्या, हमने शुरुआत में कोएजरवेट को कहा प्रोटीनियस पार्टिकल है, उसके बाद इओबायोंट आए, हमने कहा कि कंट्रोल्ड कोएजरवेट है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड इनमें प्रेजेंट है। यहां पर देखिएगा प्रिमिटिव जो आपके पास पहला सेल था वो आपके पास कैसा था, उसकी जो एंजाइम कंट्रोल्ड आपके पास मेटाबॉलिज्म थी, एक चीज लिपिड प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन थी, थर्ड आपके पास न्यूक्लिक एसिड की वजह से सेल की रेगुलेशन हो रही थी, लेकिन आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस अभी भी अवेलेबल नहीं था। ये आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में धीरे धीरे कर आपके पास में उसके बाद प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आएंगे, फिर आपके पास यूकैरियोटिक स्पीशीज आते हैं धीरे धीरे कर तो वो सारी इवोल्यूशनरी ट्रेंड यहां से हमारे पास में होती हुई हमारे को दिखाई पड़ती है जो ओपरेन और हार्डेन ने कही थी। अब देखिए, ओपरेन और हार्डेन ने जो सारी की सारी चीजें कह दी तो उसको प्रूव करना भी जरूरी था, क्योंकि आज तो हम ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा लोअर है। क्या जो सारी की सारी चीजें ओपरेन और हार्डेन ने कही वो वैलिड हैं भी है या नहीं है, तो उन सारी चीजों की वैलिडिटी को हमें बताने के लिए मिलर और यूरी ने एग्जैक्टली में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हमें होती हुई दिखाई। तो अब देखो क्या लिखा, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उसको मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जिस मिलर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखिएगा यहां पर एक ग्लास फ्लास्क का यूज किया है जिसके अंदर उन्होंने अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर्स और आपके पास हाइड्रोजन गैस को एग्जैक्टली में इस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर डाला है और एज एन
जो हमने पहले कहा था कि थंडरिंग हुई थी तो एज एन स्टिमुलस थी कि बीच में रिएक्शन होगी, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर टंगस्टन की रॉड को यूज करते हुए एग्जैक्टली में स्टिमुलस जो है इस फ्लास्क के अंदर दी है, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस किया, डिस्चार्ज किया थ्रू दी टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी which is help in the reaction between these particular आपके पास molecule that is methane, ammonia, water vapors and the hydrogen gas। अब देखो किया क्या उसने, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को उसने पर्टिकुलर 18 दिन के बाद में आपके पास में ऑब्जर्व किया। अब देखो होगा क्या, मान लीजिए यहां पर देखिएगा, यहां पर एक बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर का मतलब हीटेड होगा, तो मीन बाय स्टीम होगी, वो स्टीम ऊपर की ओर को जाती जाएगी और स्टीम ऊपर की ओर को जाते हुए धीरे धीरे कर कर आपके पास इस फ्लास्क के अंदर पहुंच जाएगी। अब फ्लास्क के अंदर जब पहुंच गई तो किसके साथ मिल जाएगी, इस पर्टिकुलर आपके पास ये जो इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, लेकिन लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो गई है, तो जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे वो किसके इनसाइड में मिलेंगे, उसी पर्टिकुलर स्टीम वाटर के अंदर। तो आपके पास धीरे धीरे कर कर 18 डेज के बाद में उसने पर्टिकुलर इस सारे के सारे फ्लूइड को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद में उसको एनालाइज किया, तो फ्लूइड का कलर आपके पास डार्क रेड हो चुका था और उसको एनालाइज करने के बाद में उसको क्या मिला, सिंपल अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन जो आपके ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड थी। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होते हुए दिखे जो आपके पास फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सक्सिनिक एसिड थे। पेंटोज शुगर, हेक्सोज और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपको उस पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर दिखाई पड़े। तो ये पक्का से ध्यान देकर चलते चलिएगा, बहुत सिंपल है। आपके पास इस फ्लास्क एक्सपेरिमेंट में, मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास फ्लास्क है, उस फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन जो है वो उसके अंदर डाले गए हैं। उनके बीच रिएक्शन करवाने के लिए एग्जैक्टली में टंगस्टन की इलेक्ट्रोड का यूज किया गया और एक इलेक्ट्रिक स्पार्क आपके पास प्रोड्यूस हुई है जो एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बीच में आपके पास में इंटरेक्शन करवाएगी और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, जो आपके पास 18 डेज के बाद जो मिले वो ये थे। सिंपल अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिंपल ऑर्गेनिक एसिड जो आपके पास थे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एंड सक्सिनिक एसिड, पेंटोज शुगर, हेक्सो शुगर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आपके पास में बहुत कॉमनली उसको मिले थे। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अकॉर्डिंग जो आपके पास वहां पर जो ओपरेन और हार्डन कह रहा था कि एग्जैक्टली में रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर होने पर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, मिलर ने उसको प्रूव कर दे दिया, यूरी ने उसको प्रूव कर दे दिया। अब देखिए कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कितना रखा गया, तो टेम्परेचर थी आपके पास 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, क्योंकि हमें ये मालूम है कि आपके पास जो शुरुआती एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था और टेम्परेचर बहुत ज्यादा थी, तो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक अर्थ को क्रिएट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में भी जो टेम्परेचर चाहिए था वो बहुत ज्यादा चाहिए था। तो 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर ये सारे के सारे हमारे को सिंपल अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन होती हुई दिखी। चलेंगे देखिएगा, अब आपके पास आते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपके पास हुई तो उसके एविडेंसेस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमारे पास में 9 तरह के एविडेंसेस अवेलेबल हैं। पहले आते हैं आपके पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस, फिर आपके पास एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन, एविडेंसेस फ्रॉम द कनेक्टिंग लिंक्स, एविडेंसेस फ्रॉम द एटाविज्म और रिवर्जन, उसके बाद एविडेंसेस फ्रॉम द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद एविडेंसेस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी एंड एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्सोनॉमी। देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारों से क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जहां जहां से पूछते हैं वो ही डील करने हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला जो आता है वो है आपके पास पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो देखिएगा यहां पर एक टर्म निकल कर आती है जो है आपका पेलियोंटोलॉजी। तो पेलियोंटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ द फॉसिल। तो फॉसिल वर्ड जो है वो आपके पास बेसिकली एक्सप्लेन करता है एग्जैक्टली में जो डेड आपके पास या रिमेन्स जो एग्जैक्टली में आपको मिलते हैं बहुत समय के बाद में, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो डेड रिमेन्स हैं आपको कहां पर मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको रॉक्स के इनसाइड में। अब ध्यान दीजिएगा, दो चीजों के बारे में आपने ध्यान रखना है। देखो क्या है, फादर ऑफ पेलेंटोलॉजी कौन है और फादर ऑफ आपके पास में मॉडर्न पेलेंटोलॉजी कौन है।
तो लियोनार्ड दा विंसी जो है वो आपके पास फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी हैं, और आपके पास फाउंडर जो है वो आपके पास मॉडर्न पैलेंटोलॉजी के वो जॉर्ज कुवियर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन इंडियन पैलेंटोलॉजी के जो आपके पास फादर हैं वो है आपके पास बीरबल साहनी, और इनके नाम के ऊपर एक इंस्टीट्यूट भी है जिसको हम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहते हैं, वो आपके पास सिचुएटेड है लखनऊ के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस पैलेंटोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं जो आपके पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। तो पैलियोबॉटनी में स्टडी करेंगे फॉसिल रिकॉर्ड्स आपके पास प्लांट के, और पैलियोजोलॉजी में हम स्टडी करेंगे फॉसिल रिकॉर्ड एनिमल्स के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने क्या कहा कि एग्जैक्टली में जो आपको फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं, रॉक्स में मिलेंगे, और मोस्ट कॉमनली जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, ऐसी पर्टिकुलर रॉक, जरा ध्यान दीजिएगा, दीज आर फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ एंशिएंट ओशियन बाय डेपोजिशन ऑफ sediments of sand, coal, minerals which slowly change into hard layers। बहुत सिंपल सी चीज है, ओशियन में आपके पास लगातार सैंड, लाइम है, कोल है, मिनरल्स है, वो लगातार डिपॉजिट होता जाता है और हार्ड लेयर्स की फॉर्म में इकट्ठा होता जाता है। तो जो भी पर्टिकुलर रिमेन होगा जो ओशियन के डेप्थ में आपको पड़ा हुआ मिलेगा वो एग्जैक्टली में इस सेडिमेंट्री रॉक के इनसाइड में आ जाएगा, और इसी सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मोस्ट कॉमनली ये सारे के सारे फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं। जरा ध्यान देते हुए चलिएगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो बीइंग टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो बहुत सिंपल चीज है ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगातार जो है, जैसे मान लो सैंड है तो सैंड के ऊपर लगातार सैंड की लेयर और तो सीढ़ी नुमा खेत की तरह ऊपर की ओर को बढ़ते जाएंगे। लाइमस्टोन आ गया, उसके बाद कोल आ गई, उसके बाद आपके मिनरल्स आ गए, डिपॉजिट होते गए और हार्ड लेयर तैयार होती गई। तो एग्जांपल बहुत कॉमन आती है, दैट इज लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन जो है वो आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और जितने भी आपके पास फॉसिल रिकॉर्ड हैं, याद करते हुए चलिएगा, वो सारे के सारे फॉसिल रिकॉर्ड आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। दूसरी तरह की रॉक होती है जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इग्नियस रॉक कौन से वाली रॉक्स होती हैं, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसी पर्टिकुलर रॉक्स जो एग्जैक्टली में, अब देखिए क्या हुआ, लावा फट गया, वॉल्केनिक इरप्शंस होने के बाद में जो एग्जैक्टली में आपके पास जो सारा का सारा लावा बाहर आता है, और वो लावा जब कूल डाउन कर जाता है और कूल डाउन करने के बाद में जो आपके पास रॉक्स की फॉर्म ले लेता है, उस चीज को हम कहते हैं इग्नियस रॉक है। तो इग्निशन वर्ड याद रखिएगा ना, इग्निशन। तो इग्निशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट होगी जो अर्थ के आपके पास डेप्थ में होगी, और वो पर्टिकुलर आपके पास जैसे ही ओवरलोडेड हो जाएगी तो आपके पास लावा जो है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, और उसी वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो एग्जैक्टली में ठंडा होने के ऊपर एग्जैक्टली में वो लावा इकट्ठा होता है, ये डेपोजिशन वॉल्केनिक डिपॉजिट आपको मिलेंगे, वो एज एन हार्ड फॉर्म में मिलेंगे, और उसको हम क्या लिखना शुरू कर देते हैं, इग्नियस रॉक होती हैं। अब थर्ड आती है आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, जब आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर एग्जैक्टली में केमिकल कंपोजिशन जो है वो आपके पास चेंज होती जाए, तो उस पर्टिकुलर आपके पास रॉक को हम कहना शुरू कर देते हैं दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक एग्जैक्टली में कैसे बनेगी, जब आपके पास सेडिमेंट्री रॉक में, या हो सकता है इग्नियस रॉक के अंदर भी आपके प्रेशर में चेंज आ जाए, हीट के अंदर चेंज आ जाए, फिजिकल सर्टेन मूवमेंट जो आपके पास एलिमेंट्स की होती है उनकी मूवमेंट में चेंज आ जाए, तो उसकी वजह से जो आपके पास रॉक्स तैयार होती हैं उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक है। अब ध्यान देते हुए चलिएगा, चाहे इग्नियस रॉक हो चाहे मेटामॉर्फिक रॉक हो, क्योंकि दोनों में एग्जैक्टली में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से जो फॉसिल्स होंगे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन दोनों रॉक्स के अंदर। तो आपको फॉसिल रिकॉर्ड सिर्फ कहां पर मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक में, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में। देयर विल बी अ रेयरेस्ट चांस कि अगर आपको फॉसिल रिकॉर्ड वहां पर मिल जाए, तो ये पक्का से आपने ध्यान रखना है। चलिएगा, उसके बाद क्या याद रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिविंग फॉसिल आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, वो है ऑर्थोपोडा के अंदर जो है पेरिपेटस। सेकंड आती है लिमुलस, वो भी ऑर्थ्रोपोडा के अंदर ही आती है। उसके बाद आती है नौटिलियस, आपके पास वो कहां पर है, मोलस्का में। नियोपलीना मोलस्का में। लिंगुला आपके पास ब्रेंकियोपोडा के अंदर। लेटिमेरिया दैट इज सीलकेन फिश जिसको कहते हैं। उसके बाद आती है आपके पास स्पिनोडॉन रेप्टाइल में, और डाइडेल्फिस
ध्यान दीजिए, अब सारा का सारा तो याद नहीं हो सकता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिविंग फॉसिल्स हैं। तो देखिए कौन कौन से याद रखने हैं। पहले आप याद रखेंगे पेरिपेटस को, सेकंड याद रखेंगे लिमुलस को, उसके बाद नियोपलीना को, उसके बाद आपके पास लेटिमेरिया एंड स्पिनोडॉन। तो ध्यान दीजिए ये चार आपको लिविंग फॉसिल पता होने चाहिए। फिर अगर भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन होगा अगर आपसे पूछा होगा। पेरिपेटस, लिमुलस, आपके पास उसके नियोपलीना, लेटिमेरिया और स्फिनोडॉन, ये आपको लिविंग फॉसिल याद होने चाहिए जो आज की डेट में भी अवेलेबल हैं। चलिएगा उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने आपके पास सर्टेन इराज के अंदर डिवाइड किया है। अगर एंशिएंट से आज की ओर को चलेंगे तो सबसे पहले आती है आपके पास एजोइक, उसके बाद आती है आर्किजोइक, उसके बाद आती है प्रोटीरोजोइक, उसके बाद पेलियोजोइक, और उसके बाद आती है आपके पास दैट इज मीजोजोइक, और रिसेंटली आज की डेट में हमारे पास जो है वो है सीनोजोइक। तो सीनोजोइक ईरा को हम एज ऑफ मैमल कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन, जो मीजोजोइक ईरा है उसको हम बेसिकली एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। ध्यान देते हुए चलिएगा कि एज ऑफ मैमल आपके पास सीनोजोइक ईरा है और एज ऑफ आपके पास रेप्टाइल जो है वो मीजोजोइक ईरा है। अब चलिएगा सारी चीज तो फिर से याद नहीं हो पाएगी, लेकिन सारी चीजें याद करनी भी नहीं है, सारी चीजें याद हो भी नहीं पाती हैं। देखिए क्या चीज याद रखनी है। पहली चीज तो याद रखनी है कि आपके पास जो पहले तीन इरा हैं उनको पीरियड्स में डिवाइड नहीं किया हुआ है। तो एजोइक, आर्किजोइक और प्रोटीरोजोइक को हमने पीरियड्स में डिवाइड नहीं किया है। पेलियोजोइक को हमने देखिएगा यहां पर टोटल मिलाकर 6 पीरियड के अंदर डिवाइड करते हुए मिलते हैं। कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस एंड पर्मियन। अब यहां से क्या चीज याद रखनी है, वो याद रखना है पहली चीज जो आपके पास एज ऑफ फिशेस कौन सी है। तो डिवोनियन पीरियड जो है वो एज ऑफ फिशेस है। अब एज ऑफ फिशेस का मतलब है सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फिशेस जो है आपको डिवोनियन पीरियड के अंदर मिली है। इसका मतलब अगले आने वाली जो पीरियड होगी उसके अंदर इसकी एक्सटेंशन होती हुई आपको दिखेगी। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर फिशेस एक्सटिंक्ट होती हुई आपको दिखेंगी। लेकिन फिशेस से आपके पास एम्फीबियन आते हैं, तो आपके पास इवोल्यूशनरी ट्रेंड में कार्बोनिफेरस जो आपके पास पीरियड है दैट इज एज ऑफ एम्फीबियंस है। ध्यान देते हुए चलिएगा, भूलिएगा मत। एज ऑफ एम्फीबियन आपके पास कार्बोनिफरस पीरियड है, डिवोनियन पीरियड आपके पास एज ऑफ फिशेस है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज, कार्बोनिफरस पीरियड के अंदर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सीड प्लांट हुई है, ये भी आपको ध्यान रहना ही चाहिए। क्लियर हो गई जी। अब इसके बाद में आपको क्या याद होना चाहिए। देखो ये बहुत सारी चीजें जो याद नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा बहुत सारी चीजें याद करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीजें तो नहीं याद होंगी, लेकिन फिर भी जितना मैं बता रहा हूं वो तो कम से कम याद कर लीजिएगा। अब चलिएगा दूसरा एक और पार्ट देखिए क्या लिखता है। मीजोजोइक ईरा को लिखा है एज ऑफ रेप्टाइल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिस्टेशियस पीरियड जो है ये आपके पास एज ऑफ रेप्टाइल ही है टोटली नहीं। जरा ध्यान देते हुए चलेगा, रेप्टाइल में जो बहुत कॉमनली आपके पास मीजोजोइक ईरा के अंदर अवेलेबल जो प्राणी था, ऑर्गेनिज्म था, वो था आपके पास डायनासोर। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायसिक पीरियड के अंदर आपके पास में ओरिजिन ऑफ डायनासोर हुई, फ्लाइंग रेप्टाइल आपके पास ओरिजिनेट हुए, फर्स्ट आपके पास ओविपेरस जो आपके पास मैमल्स थे वो ओरिजिनेट हुए। जोरासिक पीरियड, देखो जोरासिक पार्क आपके पास मूवी भी बनी हुई है और वहां पर डायनासोर ही डायनासोर दिखाई पड़े हैं। तो आपके पास जोरासिक जो पीरियड है दैट इज एग्जैक्टली दी आपके पास मोस्ट अबंडेंट जहां पर आपको डायनासोर दिखते हैं। तो ये आपके पास एग्जैक्टली में एज ऑफ रेप्टाइल को ये पीरियड डिक्टेट करती है, दैट इज जोरासिक पीरियड, क्योंकि डायनासोर बहुत ज्यादा मात्रा में यहीं पर मिले। उसके बाद देखिएगा मीन भाई अब यहां पर बहुत ज्यादा दिख गए तो अगले वाले पीरियड के अंदर उनकी एक्सटेंशन होती हुई दिखेगी। तो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर डायनासोर एक्सटेंट होते हुए दिखेंगे, लेकिन आपके पास एंजियोस्पर्म की अपीयरेंस हुई। ये पक्का से ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्रिटेशियस पीरियड के अंदर एंजियोस्पर्म की अपीयरेंस होते हुए आपको दिखेगी। क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब इसके पीछे के जो पीरियड होंगे उनके अंदर पहले आपको मिलेंगे जिम्नोस्पर्म और लेटर ऑन आपको दिखेंगे सारे के सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स। तो ये भी क्लियरली आपको इंडिकेशन के साथ में आपको ध्यान होना चाहिए। अब चलिएगा और क्या याद होना चाहिए। देखो सीनोजोइक जो आपके पास ईरा है उसको दो पीरियड के अंदर डिफाइन किया हुआ है, एक है आपके पास टर्टरी पीरियड और एक है क्वार्टनरी पीरियड। आज की डेट में हम कौन से वाले पीरियड के अंदर हैं, दैट इज क्वार्टनरी पीरियड के अंदर। और जो इपोक आज की डेट में है वो है आपके पास में होलोसीन। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है,
एक है आपके पास ह्यूमन की अपीयरेंस कब हुई और ह्यूमन की डोमिनेंसी कब है। तो ह्यूमन की जो अपीयरेंस हुई वो आपके प्लीस्टोसीन आपके पास इपॉक के अंदर हुई है, और होलोसीन में एग्जैक्टली में आज की डेट जो हम जिस पर्टिकुलर इपॉक में है वो होलोसीन है, जिसको हम एज ऑफ मैन कहते हैं, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली में सुप्रीमेसी किस चीज की है, वो है ह्यूमन बीइंग की। तो ये पक्का से आपने ध्यान देकर चलना है कि प्लीस्टोसीन में ह्यूमन आपके पास अपीयर हुए, लेकिन डोमिनेंसी जो है वो होलोसीन इपॉक में है। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी पीछे कहा था कि जो आपके पास शुरुआती दैट इज एजोइक, आर्किजोइक, प्रोटीरोजोइक है, वो आपके पास पीरियड में डिवाइड नहीं किए हुए हैं। पेलियोजोइक और आपके पास जो मीजोजोइक है वो पीरियड में डिवाइड है, लेकिन इपॉक में डिवाइड नहीं है। और सीनोजोइक आपके पास पीरियड में भी डिवाइड है और इपॉक्स में भी डिवाइडेड है। ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। चलें जी, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आते हैं आपके मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसमें पहली आती है आपके पास दैट इज होमोलॉगी एंड एनालॉगी। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो होमोलोगस ऑर्गन, होमो का मतलब होता है सेम, तो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन जिनका ओरिजिन जो है वो सिमिलर है, बेसिक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सिमिलर है, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी टोटली डिफरेंट है। देखो होमोलॉगी में एक चीज और बढ़ते हैं, हो सकता है सिमिलर ऑरिजिन हो सकता है सिमिलर फंक्शन हो सकता है थोड़ा बहुत डिसिमिलर भी फंक्शन हो, तो इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि ऑरिजिन सिमिलर है, तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन है। तो सिमिलैरिटी होगी अपीयरेंस के अंदर, फंक्शनैलिटी जो है वो जरूरी नहीं है कि नेसेसरली आपके पास सिमिलर हो, इट कैन बी टोटली डिफरेंट। तो सेम ऑरिजिन डिफरेंट आपके पास फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स को हम स्पेसिफिकली होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। अब देखिएगा, होमोलोगस जो टर्म थी वो आपके पास रिचर्ड ओवन ने कॉइन कर दी थी। यहां पर एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास में स्टेम की मॉडिफिकेशन है दैट इज थॉर्न एंड टेंड्रिल। तो थॉर्न पाए जाते हैं आपके पास बोगनविलिया के अंदर, और आपके पास टेंड्रिल पाए जाते हैं कुकुरबिता के अंदर। ये गलत लिखा हुआ है जरा यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा। ये है आपके पास कुकुरबिता, तो कुकुरबिता और आपके पास में बोगनविलिया, ये दोनों जो है आपके पास में इनके जो थॉर्न और आपके पास टेंड्रिल्स हैं, ये दोनों के दोनों आपके पास स्टेम की मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों एग्जैक्टली में फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे थॉर्न जो है बेसिकली आपके पास प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन या डिफेंस में आपके पास रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो टेंड्रिल्स होते हैं वो एंकरेज में हेल्प करते हैं ताकि पर्टिकुलरली किसी प्लांट की ग्रोथ हो पाए। तो आपके पास सेम ऑरिजिन लेकिन डिफरेंट फंक्शन। अब वैसे ही आपके पास में जो एनिमल्स के 4 लिम्स हैं, मैमल्स के मेनली, तो वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे जो आपके पास ये सारे के सारे ओरिजिन जो है इनका सिमिलर है, क्योंकि ये सारे स्केलेटली आपके पास ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली में जो बैट है, बैट के जो आपके पास 4 लिम्ब है वो आपको किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं आपको फ्लाई करने में। वहीं पर वेल के जो आपको फ्लिपर्स हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, स्विमिंग के अंदर। चीता के जो 4 लिम्ब है उसको रनिंग में हेल्प कर रहे हैं, और जो मैन के 4 लिम्स हैं वो बेसिकली उसको ग्रेस्पिंग में हेल्प करते हैं, रनिंग में तो हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ओरिजिन सिमिलर है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो ऐसे पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स होंगे उनको हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। चलिएगा, उसके बाद आप ये चीज नोट करिएगा कि आपके पास यहां पर इस होमोलोगस ऑर्गन से हमें किस चीज की इवोल्यूशन के बारे में पता लगता है, वो है आपके पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अडेप्टिव आपके पास रेडिएशन या अडेप्टिव डाइवर्जेंस। अब इससे कैसे पता लगा, देखो यहां पर हम बात करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। अब देखिए यहां पर ये जो सेंटर पॉइंट है ये कॉमन एंसेस्ट्रल पॉइंट है। तो मान लीजिए किसी समय ऑर्गेनिज्म जो था एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर रहता था, तो वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। अब यहां से होते हुए ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे कर किसी और पर्टिकुलर लैंड की ओर को मूव करना शुरू किए, लेकिन ओरिजिन तो सिमिलर ही है, ओरिजिन तो इसी सेंटर से है। तो होगा क्या, धीरे धीरे कर जिस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर वो जाकर रहना शुरू कर देंगे, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी के अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाएंगी। मीन बाय
सर्टेन एग्जैक्टली में जो वेरिएशंस होंगी उन वेरिएशन के अकॉर्डिंगली वो अपनी बॉडी की फंक्शनैलिटी करना शुरू कर देंगे। हो सकता है ऑर्गेनिज्म जब यहां पर रहता था तो उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो पर्टिकुलरली एग्जैक्टली में फंक्शंस थे वो आपके पास कुछ और थे, और जब वो किसी और पर्टिकुलर हैबिटेट में मूव कर उस एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करेगा तो फंक्शन उसके डिफरेंट हो जाए। लेकिन ओरिजिन आपके पास कहां से है? इसी पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट से ना हमेशा। तो इसका मतलब ओरिजिन अभी भी सिमिलर है, मीन बाय कॉमन एंसेस्टर्स हैं, और लेकिन आपके पास में अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर आपके पास हैबिटेट उन्होंने अपनी फंक्शनैलिटी को डिफर करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ओरिजिन सिमिलर है लेकिन फंक्शनैलिटी धीरे धीरे कर डिफर होना शुरू हो गई अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंटल कंडीशन। अब देखो सेंटर पॉइंट से दूर मूव करते गए हैं, इसीलिए जब भी सेंटर से हम दूर की ओर को जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? डाइवर्ज हो गए, हम बिखर गए हैं। तो एग्जैक्टली में होमोलोगस ऑर्गन जो है वो आपके पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। जरा ध्यान दीजिए फिर से क्या लिखा हुआ है, species which have diverged after origin from common ancestor give rise to new species adapted to new habitat and ways of life is termed as adaptive radiation, exhibit large number of homologous organ। इसका मतलब होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में हमें बताते हैं। जैसे आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन से आपके पास मार्सुपियल जो है उनकी वैरायटीज हमें ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ती हुई मिलती हैं, लेकिन और कहीं पर नहीं है ये, तो ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। चलेगा, दूसरा आपके पास पार्ट आता है जिसको हम एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन में क्या होगा, आपके पास ऑरिजिन डिफरेंट हो जाएगा लेकिन फंक्शन सिमिलर हो जाएंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन जो आपके पास जिनका ओरिजिन डिफरेंट है, आपके पास फंडामेंटल सिमिलर है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सिमिलर आपके पास नहीं है लेकिन फंक्शनैलिटी टोटली सिमिलर होगी, ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को हम एनालोगस ऑर्गन कहेंगे। तो एनालोगस ऑर्गन के आपके पास एग्जांपल आपको याद होने चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स आर एनालोगस टू विंग्स ऑफ इंसेक्ट। कैसे पता लगा? जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं वो इंटीगुमेंट की मॉडिफिकेशन होती है। इंटीगुमेंट का मतलब हुआ स्किन की मॉडिफिकेशन है। तो आपके पास एक्टोडर्मल ओरिजिन हुआ, लेकिन आपके पास बैट और जो बर्ड के विंग्स हैं वो एग्जैक्टली बोनी मॉडिफिकेशन है, फोर लिम्ब की मॉडिफिकेशन है। एंड बोन इज बेसिकली अ मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर है। मीन बाय इसका मतलब ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन दोनों के दोनों एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म जो फ्लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब है फंक्शनैलिटी सिमिलर हुई लेकिन ओरिजिन डिफरेंट हुआ। उसके बाद पेल्विक फिन जो आपके फिश फ्लिपर ऑफ सील्स के आते हैं वो भी आपके पास एनालोगस का आपके पास एग्जांपल है। स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन, उसके बाद फाइलोक्लैड ऑफ रस्कस एंड लीफ, उसके बाद क्लोरेगोगन सेल्स ऑफ फेरिटीमा एंड लीवर ऑफ वर्टिब्रेट, हैंड ऑफ मैन एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ध्यान दीजिएगा इससे भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब ओरिजिन जो है आपके पास डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, दैट इज स्टोरेज ऑफ द फूड का काम करना। उसके बाद आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल, तो ये भी आपके पास एग्जांपल एनालोगस ऑर्गन है। डॉग फिश एंड द व्हेल, ये भी एग्जैक्टली में आपके पास एग्जांपल जो है वो एनालोगस ऑर्गन के आते हैं। अब देखिए एनालोगस जो ऑर्गन होते हैं वो एग्जैक्टली में रोल प्ले करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को लाने का, या उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैरेलल इवोल्यूशन या एडेप्टिव कन्वर्जेंस। अब देखिएगा इसमें होगा क्या, देखो आपके पास में ओरिजिन डिफरेंट है, बहुत जगह की ओर को बहुत जगह पर एग्जैक्टली में ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंगली अपने फंक्शनैलिटी कर रहा था, लेकिन एग्जैक्टली में जब ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाएंगे पेरिफेरी से, तो एग्जैक्टली में इस तरह जाओ जो कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन यहां पर अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी के अंदर वेरिएशन लाने की कोशिश करेंगे। मीन बाय आपकी पेरिफेरी से होते हुए सेंटर की ओर को ऑर्गेनिज्म मूव करता हुए आए, तो जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर थे उनके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट थे तो डिफरेंट डिफरेंट वो फंक्शनैलिटी शो करते थे। लेकिन जब एक ही पर्टिकुलर जगह के ऊपर डिफरेंट जगह पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे तो उसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपनी फंक्शनैलिटी शो करेंगे। इसका मतलब आपके पास बाहर से अंदर की ओर को मूवमेंट हुई, मीन बाय बाहर आपके पास जो ऑर्गेनिज्म थे डिफरेंट प्लेसेस पर वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी शो करते थे, लेकिन अब सेंटर पर आ गए हैं तो एग्जैक्टली उनकी फंक्शनैलिटी सिमिलर हो जाएगी लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज एन एग्जांपल
या आपके पास जो एनालोगस ऑर्गन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को लाने में आपके पास में हेल्प करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लेना देना कोई है ही नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। लेकिन जब वो पर्टिकुलर एक हैबिटेट में आ जाएंगे सारे के सारे जो डिफरेंट हैबिटेट में रहते थे, तो उन सभी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर कुछ वेरिएशन ऐसी लाने पड़ेगी सर्वाइवल करने के लिए जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास में जो अडेप्टिव फंक्शनैलिटीज होंगी वो आपके पास सिमिलर होने वाली हैं, लेकिन ओरिजिन डिसिमिलर है। तो ऐसे पर्टिकुलर आपके पास ऑर्गन हम एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, या इवोल्यूशन हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। तो देखिएगा एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, सम ऑफ द मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिजेंबल इक्विवेलेंट प्लेसेंटल मैमल दैट लिव इन सिमिलर हैबिटेट ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स। आपके पास ये पक्का से ध्यान देकर चलिएगा, जो मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और जो प्लेसेंटल मैमल आपके पास हैं, उनकी सिमिलर हैबिटेट अदर कॉन्टिनेंट्स पे होती है, लेकिन अगर एक कॉन्टिनेंट पे ऊपर उनको लेकर आया जाए तो एग्जैक्टली में जो उनकी फंक्शनलिटीज होंगी वो सेम परफॉर्म होंगी। तो देखिएगा, व्हेन एडेप्टिव कन्वर्जेंस इज फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, adaptive convergence when found in closely related species is specifically being termed as parallel evolution, और analogous organ do not show common ancestry but they show evolution। देखो common ancestry आपके पास कहां पर थी, होमोलोगस ऑर्गन में। यहां एनालोगस ऑर्गन में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो वो फंक्शनैलिटी कर रहे हैं वो पूरी तरह से एग्जैक्टली में सिमिलर है। तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए, जो इस पर्टिकुलर आपको डायग्राम में भी दिखाई पड़ेगी। तो देखिएगा, पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल। ये आपके पास एग्जाम्पल हमेशा किस चीज का आता है, दैट इज एनालोगस ऑर्गन्स का।